दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन यानी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत आप पढ़ेंगे बेंथम के प्रमुख राजनीतिक विचार। इसमें आप मुख्य रूप से उसके प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक विधि, राज्य या शासन का स्वरूप, न्याय व्यवस्था, दंड तथा शिक्षा संबंधी विचारों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, बेंथम की पहचान उपयोगितावादी विचारक के रूप में है, जिसमें राज्य, शासन व्यवस्था, न्याय आदि सभी का उद्देश्य जो है वो उसका परीक्षण उपयोगितावाद के आधार पर करता है। और उसका मानना है कि कोई भी कार्य या व्यवस्था के उचित होने की एकमात्र कसौटी है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, यानी मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बेंथम के प्रमुख विचार, इसमें मुख्य रूप से आप प्राकृतिक विधि, न्याय, दंड और शिक्षा संबंधी विचारों के बारे में जानेंगे। दोस्तों बेंथम कोई राजनीतिक दार्शनिक नहीं था और ना ही उसका ध्येय किसी राजदर्शन का प्रतिपादन करना था। इसलिए एक राजनीतिक दार्शनिक की अपेक्षा उसे एक व्यवहारिक राज्य सुधारक कहना अधिक उपयुक्त है। तो बेंथम ने अपने राजदर्शन का प्रतिपादन किसी सिद्धांत के निर्माण के लिए नहीं किया, बल्कि उसका जो पूरा राजदर्शन है उसे व्यवहारिक राज्य सुधारक कहा जाए तो अधिक उपयुक्त होगा। अपने सुधारवादी कार्यक्रमों की पृष्ठभूमि में उसने कई विचारों का प्रतिपादन किया है, जिसके बारे में आज के लेक्चर में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं बेंथम के प्राकृतिक अधिकारों और प्राकृतिक कानूनों का खंडन करने वाले विचार। तो दोस्तों बेंथम ने प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानूनों का खंडन किया। यद्यपि जिस समय बेंथम था उस समय समाज में प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक विधि या प्राकृतिक नियम जैसे सिद्धांत बहुतायत मात्रा में प्रचलित थे, और इसको समझौतावादी विचारक या तत्कालीन जो समझौतावादी विचारक थे, चिंतक थे, हाब्स, लॉक और रूसो आदि, उनके विचारों में इसे अत्यधिक समर्थन भी मिला था। लेकिन बेंथम ने पहली बार प्राकृतिक अधिकारों और प्राकृतिक कानूनों का खंडन किया, क्योंकि वह एक यथार्थवादी विचारक था और उसने जो प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून के विचार थे उनको आदर्शवादी माना, और इसी कारण उसने प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक विधियों का खंडन किया। उसने जो बेंथम था दोस्तों, वो संविदावादी सिद्धांत यानी समझौतावादी जो सिद्धांत है उसके साथ साथ ही प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकारों का खंडन किया है। तो ऐसा इसलिए है कि जो प्राकृतिक कानून या नेचुरल लॉज या नेचुरल राइट्स का सिद्धांत था, समझौतावादी विचारकों की देन थी, और इसी सिद्धांत में सबसे पहले प्राकृतिक अधिकार और विधियों के सिद्धांत को समर्थन किया गया था, और इनको बेंथम ने पूरी तरह से अमान्य करार दिया। वो कहता है कि प्राकृतिक अधिकार संबंधी विचारधारा मूर्खतापूर्ण, कल्पित और आधारहीन है और एक गड़बड़ घोटाला है। तो इस कारण से उसने इसको अमान्य किया, क्योंकि ये व्यवहारिक रूप से सही नहीं है और ये कहीं न कहीं आदर्शवादी रूप में है। और इन सभी सिद्धांतों का खंडन करने के लिए उसने जो सूत्र अपनाया वो ये था, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। ये उपयोगितावाद का मूल है दोस्तों। मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर या ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। तो इसी सिद्धांत या इसी सूत्र के आधार पर उसने ये माना कि कोई सिद्धांत जो अधिकाधिक व्यक्तियों को अधिकाधिक सुख दे सकता है वही मान्य और उचित है, और अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख में कोई रचनात्मक योगदान न दे सकने वाला सिद्धांत व्यर्थ और त्याज्य है। बेंथम कहता है दोस्तों कि अधिकार जो होते हैं, अधिकारों का निर्माण सामाजिक परिस्थितियों से होता है। और अधिकार क्या हैं? तो अधिकार मानव जीवन में सुख के नियम हैं, जिन्हें राज्य के कानून द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। तो अधिकार मानव के सुख के लिए आवश्यक नियम और परिस्थितियां हैं, जिनको कि राज्य के कानूनों द्वारा मान्यता दी जाती है। राज्य संपूर्ण अधिकारों का स्रोत है और नागरिक राज्य के विरुद्ध अपने किसी भी प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों का दावा नहीं कर सकते हैं। नागरिक अपने उन्हीं अधिकारों का दावा कर सकते हैं जो कि राज्य ने उन्हें दिए हैं। यानी राज्य जो है वो संपूर्ण अधिकारों का स्रोत है
और केवल वही अधिकार जानने, पहचानने या समझने योग्य हैं जिनकी उत्पत्ति राज्य द्वारा हुई है, और किसी भी प्रकार के प्राकृतिक अधिकार का दावा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। और बेंथम का ये भी कहना था कि वही अधिकार श्रेष्ठ है जो समाज के अधिकाधिक व्यक्तियों के लिए उपयुक्त और लाभकारी हो। बेंथम दोस्तों प्राकृतिक कानून की संकल्पना को भी अव्यवहारिक और अनुचित मानता है। जो नेचुरल लॉज की संकल्पना थी या नेचुरल लॉ का नियम था, उसको भी वो पूरी तरह से अव्यवहारिक और अनुचित मानता है, क्योंकि ये समझ से परे है। वो कहता है कि व्यवहार में मानवीय कानून का अस्तित्व ही संभव है, किसी प्रकार के प्राकृतिक या आभासी कानून का नहीं। तो इसी आधार पे बेंथम ने प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून दोनों का खंडन किया है। बेंथम के द्वारा जो राज्य और शासन संबंधी धारणा है दोस्तों, वो पूरी तरह से उसके उपयोगितावाद पर आधारित है। हमने पहले लेक्चर में या पहले वीडियो में जाना था कि बेंथम के विचारों की जो आधारशिला है उसका उपयोगितावाद का सिद्धांत है। तो इसी क्रम में उसके राज्य और शासन संबंधी जो धारणा है वो भी उपयोगितावाद पर आधारित है, और वो कहता है कि राज्य को मनुष्यों का ऐसा समूह मानता है बेंथम जिसे मनुष्य ने अपने सुख वृद्धि के लिए संगठित किया है, और इसका उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है। जो नैतिक विचारक या राज्य के नैतिक स्वरूप के समर्थक हैं वो कहते हैं कि व्यक्ति के चरित्र का विकास करना राज्य का कार्य है, यानी व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक के साथ साथ उसके व्यक्तित्व और चरित्र का यानी नैतिक विकास करना राज्य का कर्तव्य है। और इसके जो प्रमुख समर्थक रहे हैं वो प्लेटो और अरस्तु रहे हैं। लेकिन बेंथम व्यक्ति के चरित्र का विकास करना राज्य का कोई कार्य या कर्तव्य नहीं मानता है। वो प्लेटो और अरस्तु की इस धारणा का विरोधी है कि राज्य का उद्देश्य एक अच्छे और नैतिक जीवन का विकास करना है। और साथ में रूसो का जो विचार था कि राज्य का लक्ष्य व्यक्ति को अधिकतम वास्तविक स्वतंत्रता प्रदान करना है, इसका भी वो समर्थन नहीं करता है, क्योंकि वो मानता है कि व्यक्ति का जो राज्य का कर्तव्य होता है या राज्य का उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है, और उसके द्वारा राज्य के द्वारा वही कार्य श्रेष्ठ, उपयुक्त और जो है कल्याणकारी माने जाएंगे जिनसे कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होता हो। तो इसी आधार पर वो जो राज्य के नैतिकतावादी जो सिद्धांत है, यानी व्यक्तियों का नैतिक विकास करना राज्य का उद्देश्य या कर्तव्य है, उसको वो एक सिरे से खारिज कर देता है। शासन का स्वरूप कैसा होना चाहिए उसके बारे में बेंथम का मानना है कि शासन का प्रकार चाहे जैसा भी हो, उसका मुख्य सिद्धांत यह होना चाहिए कि वो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख प्रदान करे। यानी चाहे वो व्यवस्था राजतंत्र हो, निरंकुश तंत्र हो, उसमें उसका जो उद्देश्य होना चाहिए वो मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर होना चाहिए। तो ऐसे में वो कुल मिलाकर अंतिम में निष्कर्ष ये निकालता है कि सामान्य रूप से उपयोगिता के सिद्धांत के आधार पर जनतंत्र या लोकतंत्र यानी जो डेमोक्रेसी व्यवस्था है वही श्रेष्ठ होता है, क्योंकि जनतंत्र ही अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का साधन बन सकता है। और इस आधार पर उसने ब्रिटेन के तत्कालीन संविधान को अपूर्ण माना, क्योंकि उसका कहना था कि चुने हुए प्रतिनिधियों के स्वार्थ और आलस्य पर नियंत्रण लगाकर ही प्रजातंत्र की पूर्णता की जा सकती है, और इसमें प्रेस की स्वतंत्रता और धनिक वर्गों के प्रभाव को कम करना होगा, तभी वास्तविक जनतंत्र स्थापित हो सकता है और उसके द्वारा ही अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण किया जा सकता है। कानून और जो न्याय संबंधी धारणा है उसमें बेंथम के विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य को बेंथम एक विधि निर्माता निकाय मानता है और कहता है कि जनता के साथ इसका संबंध कानून द्वारा ही स्थापित हो सकता है। उसके जीवन का एक प्रमुख लक्ष्य तत्कालीन कानून पद्धति में सुधार करना था। जो तत्कालीन कानून व्यवस्था थी उस समय ब्रिटेन की व्यवस्था जो रही है वो काफ़ी विकृत हो चुकी थी, और उसका उद्देश्य कानून व्यवस्था में सुधार करना था। वह राजनीतिक दार्शनिक से भी अधिक महत्वपूर्ण रूप से कानून का सुधारक था, और उसका उद्देश्य सैद्धांतिक पद्धति तथा उपयोगिता के सिद्धांत के आधार पर कानून के क्षेत्र में पुरानी धारणाओं और अंधविश्वास को दूर करना था जो प्रगति के मार्ग में बाधक और जनसाधारण के कष्टों के लिए उत्तरदायी थे।
बेंथम जैसा कि आप जानते हैं कि उसका जो भी उद्देश्य था, किसी भी घटना, किसी भी संस्था, किसी भी कार्य का जो परिणाम होता था उसके लिए महत्वपूर्ण होता था और उसका मानना था कि वही कार्य उचित है, शुभ है, जिसका उद्देश्य या जिसका परिणाम अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख हो। तो कानूनों की उपयोगिता ही उसकी कसौटी है, यानी कानून भी वहीं तक उपयुक्त हो सकते हैं जहां तक वे अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के साधन बन सकते हैं। इसलिए वो कहता है कि प्रत्येक विधि को सर्वाधिक लोगों के सर्वाधिक कल्याण के उद्देश्य से बनाना चाहिए और विधियों की उपयोगिता को वो 3 प्रकार से सिद्ध करने की बात करता है, क्योंकि वो कहता है कि जो विधि होती है वो तभी उपयुक्त हो सकती है जबकि पहला, वह राज्य के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करती हो, दूसरा, उससे लोगों की आवश्यकता या वस्तुएं उचित मात्रा में उपलब्ध होने लगती हैं, और तीसरा ये कि प्रत्येक नागरिक एक दूसरे के साथ समानता का अनुभव करता हो, और यदि विधियां इन कसौटियों पर उपयोगी हों तो विधि का लक्ष्य पूरा हो जाता है। और इस प्रकार राज्य का उद्देश्य वही होना चाहिए जो व्यक्ति के जीवन का है, अर्थात उपयोगिता में वृद्धि। यानी विधि या जो हमारे कानून हैं वो प्रत्येक राज्य को राज्य के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा देने वाली होनी चाहिए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली होनी चाहिए, और विधि ऐसी होनी चाहिए कि वो प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाए और सभी व्यक्तियों को ये लगे कि मेरे साथ समानता का व्यवहार हो रहा है। इसके अलावा कानून के सुधारों का भी कार्य उसने किया। बेंथम बहुत बड़ा कानूनों के सुधारों का प्रवर्तक था। उसने कानून में सुधार का आंदोलन चलाया और ये कहा कि कानून जनता की आशा और आकांक्षा, विवेक बुद्धि के विपरीत नहीं होना चाहिए। कानूनों का ज्ञान जनता को होना चाहिए, कानूनों में कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए, कानून सरल, स्पष्ट, सुबोध भाषा में होना चाहिए ताकि सभी लोग उसे आसानी से समझ सकें, और कानूनों को व्यवहारिक होना चाहिए और उनका पूर्ण रूप से पालन होना चाहिए, तथा साथ ही साथ उसका मानना है कि कानून भंग करने के लिए आवश्यक दंड की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि कानून भंग करके बच निकलना समाज में अराजकता फैलाता है। कानूनों में सुधार के उसकी जो देन है या योगदान के कारण एक विचारक फ्रेडरिक पोलाक हैं, वो कहते हैं कि 19वीं सदी में इंग्लिश कानून में हुए प्रत्येक महत्वपूर्ण सुधार में बेंथम के विचारों का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि उसने शुरू से ही कानूनों में सुधार की बात कही थी। अब न्याय व्यवस्था, तो न्याय व्यवस्था में भी सुधार का वो हिमायती था और बहुत बड़ा पक्षधर था बेंथम न्याय व्यवस्था में सुधार का प्रयास किया। उसने न्याय के प्रतिपादन और दलित वर्ग के लोगों को सुखी देखने की तीव्र अभिलाषा थी। उसका मानना था किसी भी जो भी समाज का कोई भी, चाहे दीनहीन दलित वर्ग है, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उसके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। और एक प्रकार से देखा जाए तो बेंथम महत्वपूर्ण कानूनी सुधारक था। इंग्लैंड की तत्कालीन न्याय व्यवस्था में अनेक गंभीर दोष थे और ऐसा माना जाता था कि न्याय व्यवस्था ऐसी थी जिसे किसी भी सभ्य समाज के लिए अपमानजनक कहा जा सकता है। और बेंथम ने उसी तत्कालीन व्यवस्था की आलोचना करते हुए कहा था कि इस देश में न्याय बेचा जाता है और बड़े महंगे दामों पर बेचा जाता है। जो व्यक्ति मूल्य नहीं चुका पाता है वह न्याय भी नहीं प्राप्त कर सकता है। तो बेंथम इस दृष्टि से बहुत बड़ा न्याय व्यवस्था में सुधार करने का प्रयासरत था, क्योंकि उसका जो उद्देश्य था, उसकी अभिलाषा थी कि जो समाज का निचला तबका है या दबे कुचले लोग हैं, उनके साथ भी न्याय और समानता का व्यवहार किया जाए। और इसके अलावा दंड व्यवस्था में भी सुधार करने का प्रयास बेंथम ने किया। बेंथम के समय जो दंड व्यवस्था थी वो बहुत ही अमानवीय और कठोर थी। बेंथम की मान्यता थी कि अपराध की मात्रा और उसी के अनुपात में दंड दिया जाना चाहिए। अपराध की मात्रा और प्रकृति के आधार पे ही दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। और छोटे छोटे अपराधों जैसे छोटी सी चोरी के लिए मृत्युदंड नहीं देना चाहिए। और अधिक संख्या में मृत्युदंड देने से अपराधों की संख्या में कमी नहीं होती है, बल्कि उसकी मात्रा बढ़ जाती है। और दंड का उद्देश्य, दोस्तों बेंथम एक उपयोगितावादी विचारक था और इसी कारण उसने दंड का उद्देश्य व्यक्तियों को मृत्युदंड देना नहीं, बल्कि उसमें सुधार होने के लिए
उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि दंड का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों का सुधार होना चाहिए और तभी सामाजिक सुधार किया जा सकता है। दंड का उद्देश्य बदला लेना नहीं होना चाहिए और इसका जो उद्देश्य होना चाहिए वो दंड देने से लाभ के बदले जो हानि की संभावना है उसको कम किया जाए। यानी अधिक दंड देने से लाभ के बदले हानि की संभावना बढ़ जाती है और ऐसा नहीं होना चाहिए। दंड के बारे में वो कहता है मृत्युदंड के संबंध में कि मृत्युदंड किसी को केवल तभी देना चाहिए जब उसके अतिरिक्त समाज सुधार या व्यक्ति के सुधार का कोई अन्य दूसरा मार्ग न रह जाए। दंड के मापने का पैमाना समाज कल्याण होना चाहिए और दंड अपराध की गंभीरता के उपयुक्त परिस्थितियों के अनुरूप होना चाहिए। यानी दंड को उसी अनुपात में दिया जाना चाहिए जिस अनुपात में अपराध हुआ है। छोटे अपराध के लिए छोटा दंड, बड़े अपराध के लिए बड़ा दंड, या आयु वर्ग या परिस्थितियों के अनुसार, जैसे बालकों को कोई भी अपराध बालकों द्वारा किया जाता है तो उसका दंड भी उनके आयु वर्ग को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। तो उसी को आधार मानकर वो कहता है कि जो दंड होना चाहिए वो आनुपातिक दृष्टि से निर्धारित किया जाना चाहिए, यानी कम या छोटे अपराध के लिए कम दंड और बड़े अपराध के लिए बड़ा दंड। और वो कहता है कि कोई भी दंड सार्वजनिक रूप से दिया जाना चाहिए ताकि जनता को अपराध से भय और अरुचि हो। बेंथम का मानना था कि दंड देने में भावना और दुर्भावना से काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि विवेक और न्याय के आधार पर दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। उसके अलावा दंड के अलावा उसने जो कारागार थे या जेलें थी उसमें सुधार का भी प्रस्ताव रखा था और वो कहा कि कारागार को यातना गृह के स्थान पर सुधार गृह के रूप में हमको स्थापित करना चाहिए। जेल में अपराधियों को कोई जो रचनात्मक कार्य है या लाभदायक कार्य सिखाया जाना चाहिए ताकि जब वो जेल से रिहा हों या कारागार से मुक्त होकर बाहर जाएं तो अपनी जीविका के साधन खोज सकें। इसके अलावा जेल सुधार के लिए एक आदर्श जेल का नमूना भी प्रस्तुत किया था। उसकी बहुत ही सुंदर उसने रूपरेखा प्रस्तुत की कि जो ऐसा जेल का नमूना ऐसा होना चाहिए, जेल की इमारत गोलाकार होनी चाहिए और जो जेल अधीक्षक या गवर्नर है वो उसके केंद्र में एक पारदर्शी चैम्बर होता है उसमें बैठा होना चाहिए और वो क्या करे कि बीच में से वो कैदियों की दिनचर्या देखता है और जिस बंदी को जिस प्रकार की आवश्यकता है उसको वैसे उपचार की व्यवस्था करता है। बेंथम शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार का प्रयास करता है। हर क्षेत्र, चाहे दोस्तों प्राकृतिक अधिकार हो, शिक्षा, कानून व्यवस्था, न्याय, शासन व्यवस्था, सभी के क्षेत्र में वो सुधार का प्रयास किया और उसने शिक्षा की 2 पद्धतियों का सुझाव दिया। पहली निर्धन और अनाथ बच्चों के लिए और दूसरा उच्च वर्ग के व्यक्तियों के लिए। उसका मानना है कि बालकों के लिए चरित्र निर्माण, कला कौशल और व्यावसायिक शिक्षा की योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो चाहता है कि शिक्षा का भार जो है राज्य वहन करे, यानी शिक्षा देना या शिक्षा पे जो खर्च आता है वो राज्य उसको वहन करे ताकि सभी सर्वसाधारण या गरीब व्यक्तियों या उनके बालकों के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था हो सके। और बेंथम का मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान की वृद्धि नहीं है, जीवन को अनुशासित बनाना इसका उद्देश्य होना चाहिए। 2 प्रकार की शिक्षा व्यवस्था प्रस्तावित करने का उसका आशय ये था कि निर्धन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था यदि राज्य करेगा तो इन बच्चों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और इनका जीवन समाज के लिए उपयोगी और लाभदायक बनाने में सहायता मिलेगी। इस प्रकार सुधार का प्रतिपादन करने में बेंथम अपने समय से बहुत आगे था और आज जो है, आज की तत्कालीन परिस्थितियां जो है वो लोक कल्याणकारी राज्य का जो कॉन्सेप्ट है उसमें काफ़ी हद तक ये चीज़ें शामिल की जा रही हैं जिनका सुधार का या जिनके बारे में सुधार का प्रयास बेंथम ने किया था। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो बेंथम के विचारों में किसी राज दर्शन या सिद्धांत के निर्माण की अपेक्षा व्यवहारिकता और सुधारों का प्रयास बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में बेंथम ने सुधार का प्रयास न किया हो। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपने देखा कि बेंथम एक उपयोगितावादी दार्शनिक या विचारक है और उसके उपयोगितावाद का जो मूल सिद्धांत है वो है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख और उसी के आधार पे वो संपूर्ण जो संस्थाएं हैं हमारे उनके कार्य और उद्देश्य को इस आधार पर निर्धारित करता है
कि उन संस्थाओं का कार्य उसी हिसाब से उचित या अनुचित कहा जाएगा कि वो किस प्रकार से व्यक्तियों के सुखों में वृद्धि करती हैं अथवा उनमें कमी करती हैं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। इसमें हम आगे के वीडियो में बेंथम के विचारों की आलोचना और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में उसकी प्रमुख देन के संबंध में पढ़ेंगे। वो लास्ट वीडियो होगा इसका, यानी बेंथम के विचारों की आलोचना और राजदर्शन में बेंथम का योगदान। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।